हेलो दोस्तों, गेट्स मैसेज में आपका स्वागत है। NIE LIT के प्रीवियस ईयर के टेस्ट सीरीज में नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करने जा रहे हैं। लेकिन क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जितने भी क्वेश्चंस हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, इन क्वेश्चंस को डिस्कस करने का मेन मोटिव ये है, पहला कि आपको ये पता लगे कि किन टॉपिक्स के ऊपर सबसे ज्यादा एम्फेसिस जो है वो दिया जाता है, और ताकि आप उसके अकॉर्डिंग जो है वो अपनी प्रिपरेशन कर सकें। दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये है कि इनमें मैं जितने भी पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ, मतलब आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी सॉल्व कर रहा हूँ, लेकिन साथ में ऐसे पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ जो आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। और जितने भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट बेस्ड आपको जितने भी पॉइंट्स इनमें बताए उससे रिलेटेड है, ताकि आप एक की बजाय उससे रिलेटेड 4 और टॉपिक तैयार करें, ताकि अगर इसमें से क्वेश्चन ऑब्वियसली बार बार रिपीट थोड़ी ना होगा वो क्वेश्चन, तो आपको नया टॉपिक जो है वो नेक्स्ट टॉपिक में से आ सकता है। तो इसीलिए आपका ये टॉपिक भी तैयार हो जाए, अगले टॉपिक्स भी हैं जो आपके तैयार हो जाए। तो गाइस फटाफट से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक आपने नहीं किया, एंड प्लीज प्रेस द बेल बटन ताकि आपको सारी लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं। The process executes the following code and after executing dash number of child process get created। क्वेश्चन आया हुआ है फोक सिस्टम कॉल से, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम में टॉपिक है सिस्टम कॉल्स का, जिसमें फोक सिस्टम कॉल, इसके अलावा एलसिक जो है, रीड राइट, ये सिस्टम कॉल्स का टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है फोक। फोक का बेसिकली काम क्या होता है? चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट करना। जैसे हमारे पास अगर पेरेंट प्रोसेस है, अगर मैंने इसके नीचे फॉक लिखा, तो फॉक लिखते ही क्या होगा कि इस पेरेंट का एक चाइल्ड बन जाएगा, लेट्स से C1, और पेरेंट खुद तो है ही, मतलब पेरेंट तो खुद चलेगा ही चलेगा, लेकिन चाइल्ड जो है वो अलग से चलेगा। ऐसे अगर मैं C1 के अंदर एक और फॉक लिख दूं, देखो इसने कितनी बार लिखा है 1 2 3 4, तो एक बार और फॉक लिख दूं तो होगा क्या, इस C1 का आगे एक चाइल्ड बन जाएगा C2, और ये खुद पेरेंट की तरह है, तो ये चाइल्ड ही लेकिन इसका एक तरह से पेरेंट है, तो ऐसे वर्क करेगा। इस P का एक और चाइल्ड बन जाएगा, लेट्स से C3, और ये खुद तो है ही। इसके बाद फिर एक और फॉक लिखा, होगा क्या, इस C2 का चाइल्ड बन जाएगा C3, खुद तो ये है ही। C1 का भी चाइल्ड बन जाएगा लेट्स से C4, खुद ये C1 है ही, और इसका चाइल्ड बन जाएगा C5, खुद ये है ही। इसका चाइल्ड बन जाएगा C6, खुद P है ही। इसके नीचे एक और फॉक लिखोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो टोटल कितनी बार एग्जीक्यूशन होगी? 16 बार। लेकिन ये P का तो P, मतलब ये पेरेंट तो पेरेंट ही है, लेकिन इस पेरेंट को छोड़कर ये बाकी के 15 क्या है? चाइल्ड प्रोसेस है। तो इसने क्वेश्चन में ये नहीं पूछा कितनी बार एग्जीक्यूशन होगी। अगर ये पूछते कितनी बार एग्जीक्यूशन होगी तो आपका आंसर आएगा 16, लेकिन इसने पूछा नंबर ऑफ चाइल्ड प्रोसेसेस, तो चाइल्ड प्रोसेसेस कितने होंगे? 15, तो आपका आंसर क्या आएगा? C। वैसे भी इसका फॉर्मूला याद रखें, फॉर्मूला होता है टोटल एग्जीक्यूशन होती है 2 raised to power n टाइम, n इज नंबर ऑफ टाइम्स फॉक रिटर्न इन द स्टेटमेंट। लेकिन अगर चाइल्ड प्रोसेस पूछ रहे तो 2 raised to power n, और नीचे आप -1 कर दो, दैट इज द टोटल नंबर ऑफ चाइल्ड प्रोसेस क्रिएटेड। फोक के ऊपर क्या होती क्या है, इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाई हुई है, और उसमें मैंने 2-3 क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल के एक्सप्लेन किए हुए हैं, और वो आपको एग्जांपल जो है वो काफी हेल्पफुल करेंगे। तो ये वीडियो जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, जरूर आप चेक करें, ताकि आपको जो है फोक से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट पता लग जाए। नेक्स्ट, डैश इज यूज्ड टू कन्वर्ट फ्रॉम रिकर्सिव टू आइटरेटिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ एल्गोरिदम। बेसिकली हम एल्गोरिदम का जब स्टार्टिंग में पढ़ते हैं तो एल्गोरिदम को एग्जीक्यूट करने का, मतलब उसको इंप्लीमेंट करने के 2 तरीके हैं, या तो रिकर्सिव वे हम यूज करते हैं या आइटरेटिव वे। इसके ऊपर भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है कि आइटरेटिव वे में हम जनरली, जैसे हम फॉर i इज इक्वल टू 1 to n, मतलब हम क्या कर रहे हैं आइटरेटिवली, पहले 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 तक चलेगा प्लस प्लस करके। या फिर होता है रिकर्सिव वे। रिकर्सिव वे में हम क्या करते हैं, जैसे रिकर्जन में हम क्या कर रहे हैं, फंक्शन इज कॉलिंग इटसेल्फ अगेन एंड अगेन, जैसे tn इज कॉलिंग tn-1, तो हर बार जो है वो -2 -3 अपने आप को कॉल कर रहा है। तो इस तरीके से हम जो है वो रिकर्सिव वे में इंप्लीमेंट करते हैं। तो डैश इज यूज्ड टू कन्वर्ट फ्रॉम रिकर्सिव, एक्चुअल में इसका आंसर आएगा आपका स्टैक। स्टैक जो है वो जनरली हम यूज करते हैं, क्योंकि रिकर्सिव में जब भी हमें इंप्लीमेंट करना है, ये स्टैक की एक्चुअल में एप्लीकेशन ही है। सो दिस इज द राइट आंसर, C। नेक्स्ट, डैश इज अ ट्रुथ टेबल। ओके, इन द ट्रुथ टेबल डैश रिप्रेजेंट द फॉलोइंग बूलियन फंक्शन। ओके, बूलियन फंक्शन पूछा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे हमें ट्रुथ टेबल ही दिया हुआ है सिंपली, और ट्रुथ टेबल के बेसिस पे उन्होंने पूछा हुआ है बूलियन फंक्शन ये कौन सा रिप्रेजेंट कर रहा है। देखो ये तो होता है एंड। अब एंड में तो आपको सिंपली पता ही है कि एंड क्या होगा, 0 0 0 1, तो ये तो है नहीं आउटपुट। और ये होता है और के केस में क्या होता है, सिंपली प्लस, मतलब 0 1 1 1, ये भी नहीं है क्योंकि आउटपुट कुछ और है। ये है हमारे पास
ये होता है इम्प्लीकेशन। इम्प्लीकेशन मतलब लाइक x बार प्लस वाई, इसको आप ऐसे डिनोट कर सकते हो x बार प्लस y, इफ x देन y, इफ दिस देन y, मतलब x जो है वो ट्रू है और y ट्रू नहीं है, ये नहीं, मतलब x अगर यहाँ पे मेरे पास जो है x बार प्लस y अगर आप सॉल्व करोगे तो वो भी आपका ये नहीं बनेगा, ये एक्चुअल में है सिंपली, आप डायरेक्ट याद ही रखो, ये x नॉर का भी ट्रुथ टेबल है, एक्स नॉर का ट्रुथ टेबल है। तो ये एक्चुअल में बाई डायरेक्शनल जो फंक्शन होता है एफ एक्स इफ एंड ओनली इफ का जो फंक्शन होता है उसका जो है वो बूलियन एक्सप्रेशन है, तो आंसर आपका ए राइट बनेगा। तो ट्रुथ टेबल तो आपको डायरेक्टली याद ही होनी चाहिए ताकि सॉल्व ना करना पड़े, आप डायरेक्टली जो है वो फाइंड आउट कर सके, क्योंकि टाइम का भी आपको ध्यान में रखना, टाइम मैनेजमेंट भी बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट, इवैल्यूएशन ऑफ गिवन पोस्ट फिक्स, ओके, पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन। ये आपको मैं बता दूं डेटा स्ट्रक्चर में जो स्टैक की एप्लीकेशंस हैं, देखो स्टैक की एप्लीकेशन का पहले भी क्वेश्चन आया हुआ है, दोबारा फिर क्वेश्चन आया है पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन। इसके अलावा आपको प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, इन ऑर्डर, पोस्ट फिक्स इवैल्यूएशन, इन फिक्स टू पोस्ट फिक्स, ये सारे आपको पता होने चाहिए क्योंकि ये बहुत ही बेसिक लेवल और डेटा स्ट्रक्चर के वन ऑफ द टॉप के इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये सारे जो है आपको आने चाहिए, इसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे ताकि आप और ज्यादा क्वेश्चन जो है वो प्रैक्टिस कर सकें। तो देखो ये स्टैक के अंदर हम जो है वो सिंपली क्या करते हैं, जब हमारे पास ऑपरेंड आता है हम स्टैक के अंदर डाल देते हैं, जब ऑपरेटर आता है तो हम स्टैक से बाहर निकाल लेते हैं। तो देखो 10 और 10 को मैंने अंदर डाला, फिर ऑपरेटर आया, ऑपरेटर जो है वो बाइनरी, मतलब 10 और 10 को ऐड कर दो तो क्या बनेगा, पहले आपने पॉप किया फिर आंसर क्या आया 20 को आपने पुश कर दिया, इस तरीके से काम करते हैं। फिर 60 आया अंदर डाल दिया, 6 आया अंदर डाल दिया, फिर डिवाइड आया, तो डिवाइड आया तो ऑब्वियसली बाइनरी है तो 2 को बाहर निकालो, मतलब 60 डिवाइड बाय 6 करोगे क्या आएगा आंसर 10, तो 20 ऑलरेडी है, 10 को दोबारा पुश कर दो, 10 दोबारा हो गया। उसके बाद आ गया स्टार, तो स्टार मतलब इन दोनों को बाहर निकाल लो, आंसर क्या आ गया 200, क्योंकि इस दोनों के बीच में क्या लगाना है स्टार लगाना है, 200 को दोबारा फिर पुश कर दो, फिर आ गया आपका 8 उसके ऊपर डाल दो, फिर आ गया माइनस, तो माइनस करोगे तो 200 माइनस 8 192। बस याद रखना कि जो आप पॉप कर रहे हो तो 8 आपका इस तरफ जाएगा, फिर बीच में ऑपरेटर और फिर 200, उल्टा मत कर देना अदरवाइज आपका सारा का सारा आंसर जो है वो गलत हो जाएगा। तो इसीलिए आपका फाइनल आंसर क्या बन रहा है 192। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द टोटल नंबर ऑफ टोकन्स इन द गिवन स्टेटमेंट। ओके, कंपाइलर से क्वेश्चन आया हुआ है, टोकन्स आपको फाइंड आउट करने हैं। तो देखो सबसे पहला टोकन तो हो गया आपका प्रिंटफ, फिर आ गया आपका ये ब्रैकेट, मतलब जब हम कंपाइल करते हैं तो प्री प्रोसेसिंग का काम होता है ये सारा, कि इसको टोकनाइजेशन करना, मतलब टोकन्स में डिवाइड करना पूरी स्टेटमेंट को। तो सबसे पहला टोकन प्रिंट है, फिर ब्रैकेट स्टार्ट हो गया, 2 सेकंड टोकन हो गया, फिर ये देखो डबल कोट्स आ गई, तो डबल कोट्स का याद रखना, पूरे डबल कोट्स को हम सिंगल जो है वो कंसीडर करते हैं टोकन। तो इसको जो है यहां से लेके यहां तक एक टोकन बन गया, फिर कॉमा आ गया 4th टोकन, फिर ये परसेंट आ गया 5th टोकन, फिर आई आ गया 6th टोकन, फिर ये आई के बाद जो है ब्रैकेट क्लोज होगी 7th टोकन, और फिर फाइनली आपका सेमीकोलन दैट इज 8th टोकन। तो आंसर क्या आएगा आपका बी, दैट इज टोटल नंबर ऑफ टोकन्स क्या बन गए आपके 8। नेक्स्ट, डैश ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल इज यूज्ड टू सपोर्ट द इलेक्ट्रॉनिक मेल। ओके, वैसे तो इलेक्ट्रॉनिक मेल के लिए हम एसएमटीपी प्रोटोकॉल यूज करते हैं, ये तो इलेक्ट्रॉनिक मेल को इंप्लीमेंट करने का तरीका है, एसएमटीपी एंड पीओपी, ये 2 प्रोटोकॉल, ये बेसिकली मेल को पुश करने के काम आता है, ये मेल को पॉप करने के काम आता है। इनके आपको जो है वो पोर्ट नंबर्स भी याद होने चाहिए, लाइक एसएमटीपी का 25 नंबर पोर्ट है, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आ जाता है, लेकिन इसने तो सिंपली ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल पूछा, तो एसएनटीपी ये सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, ये तो वैसे भी टीसीपी का प्रोटोकॉल है, तो ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल जो है वो है ही नहीं। ये आपका नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल है, एसएमटीपी ये भी आपका एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है। तो इसमें तो आप सिंपली बिना किसी कॉन्सेप्ट के सिंपली भी लिख सकते हो, क्योंकि टीसीपी ही ऑप्शन में ट्रांसपोर्ट लेयर है। टीसीपी के अलावा ट्रांसपोर्ट लेयर में और कौन से प्रोटोकॉल होते हैं, यूडीपी प्रोटोकॉल जो है वो हम यूज करते हैं। टीसीपी और यूडीपी जो है वो मेन प्रोटोकॉल्स हैं ट्रांसपोर्ट लेयर के। तो ये ट्रांसपोर्ट लेयर के प्रोटोकॉल्स के रिलेटेड जो जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं नेटवर्क में, ये सारे प्रोटोकॉल्स डिवाइसेस, क्योंकि लेयर्स के अंदर ना ये लेयर्स ही है, सारा नेटवर्क का जो सिलेबस है वो लेयर्स है, 7 लेयर्स ओएसआई की। अब इन लेयर्स के अंदर कौन कौन से प्रोटोकॉल्स होते हैं, कौन कौन से डिवाइसेस होते हैं, क्या हम नॉमेनक्लेचर यूज करते हैं, इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने एक बहुत ही अच्छी वीडियो बनाई हुई है जिसके अंदर सारा कंपेयर किया हुआ है, तो वो वीडियो आप जरूर चेक करें। उससे आपको सिर्फ ये नहीं, आपको कम से कम 10-15 कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर होंगे। तो वो आपको जो है वो उसके नोट्स बना लेना, क्योंकि फर्दर आपको जो है वो एनआईसी के एग्जाम में आपको हेल्प करेंगे।